नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। सरकार ने सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। बेंगलुरु में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 कट्टरपंथी युवक गिरफ्तार। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.4% पर बनाए रखा। भारत ने रूस द्वारा समाप्त किए गए प्रमुख काला सागर अनाज समझौते को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन किया। और महिला क्रिकेट में भारत ने ढाका में दूसरे एकदिवसीय मैच में बांग्लादेश के सामने 229 रन का लक्ष्य रखा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा करती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति की भी आज बैठक होगी, जिसमें सत्र के दौरान लिए जाने वाले विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। अगले महीने की 11 तारीख तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, जैविक विविधता संशोधन विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, वन संरक्षण संशोधन बिल, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बिल सहित कई विधेयक इस सत्र के दौरान लाए जाने की उम्मीद है। संसद का यह सत्र लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्ष के बने नए गठबंधन INDIA के बैठकों के 2 दिन बाद हो रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कल से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दों पर आज रात एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सांसद और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रवक्ता सत्र के दौरान अपनी पार्टियों द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आज रात अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसी प्रकार FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे विषय पर वार्ता प्रसारित होगी। ये दोनों कार्यक्रम रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक प्रसारित होंगे। रेडियो के अलावा आप ये कार्यक्रम हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने अगला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प लिया है और कहा है कि यह गठबंधन भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगा। कल नई दिल्ली में हुई NDA की बैठक में 39 दलों ने हिस्सा लिया। प्रस्ताव में कहा गया कि विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता श्री मोदी पर करोड़ों भारतीयों का अटूट विश्वास है। इसमें कहा गया कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार ने सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण की कल्पना को अच्छी भावना के साथ साकार किया है। सुशासन और विकास की इस यात्रा में सभी वर्गों, क्षेत्रों तथा समुदायों की भागीदारी रही है। NDA से जुड़े सभी राजनीतिक दलों ने श्री मोदी के नेतृत्व में 2019 की तुलना में 2024 में और अधिक बहुमत के साथ जीत हासिल करने का पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। उधर 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री खड़गे ने कहा कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज सुबह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। इससे पहले जम्मू संभाग के पुंछ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। बेंगलुरु शहर अपराध शाखा ने बेंगलुरु में 5 कट्टरपंथी युवकों को गिरफ्तार करके आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल, 45 गोलियां, वॉकी टॉकी,
खंजर और 12 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने मीडिया कर्मियों को बताया कि इन लोगों का 2008 बेंगलुरु विस्फोट के आरोपी टी नसीर से संबंध है। नसीर भगोड़ा है और उसे लश्कर ए तैयबा का सदस्य बताया जा रहा है। गिरफ्तार युवकों से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि उन्हें बेंगलुरु में आतंकी वारदातों को अंजाम देने का निर्देश दिया गया था। When they were inside jail, under trial prisoners regarding this case, they came in contact with T. Nazir, one of the main accused in 2008 Syrian blast case, and T. Nazir seems to have radicalized these individuals, especially the one who is now absconding abroad. हेब्बाल पुलिस स्टेशन ने आज गिरफ्तार किए गए 5 युवकों के खिलाफ अवैध गतिविधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। कश्मीर घाटी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल राजभवन में साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण, शिक्षा क्षेत्र में सुधार के बारे में एक समीक्षा और परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग और वाणिज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रगति, साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग तथा बिग डेटा के बारे में शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक 2023 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक का उद्देश्य सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रणाली और विनियामक ढांचे के विकास के लिए वैश्विक विनियामक मंच तैयार करना है। इस बैठक से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के आदान प्रदान का अवसर भी मिलेगा। उभरते खाद्य खतरों और नई प्रौद्योगिकी तथा उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैठक में खाद्य सुरक्षा नीति पर उचित दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा। शिखर बैठक में वैश्विक विनियामक ढांचा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों और समाधान तथा खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य तथा पशु चारे पर प्रभाव सहित कई तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड दिशा निर्देशों को और आसान बना दिया है। नए दिशा निर्देशों के तहत भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण को हटा दिया गया है। हालांकि एयरलाइंस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा कोविड के एहतियाती उपायों के पालन की सलाह लागू रहेगी। नए दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के पास करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने बताया कि हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। चमोली स्थान पर ये एक नमामि गंगे की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोजेक्ट साइट पर यहाँ पर करीब हमारे 16 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें एक चौकी इंचार्ज थे, पुलिसकर्मी, 3 होमगार्ड थे जो उन लोगों को बचाने के उसमें भी उनकी भी डेथ हो गई है और अब 6 लोग हैं इंजर्ड हैं, जिसमें से हमने अभी 2 को अभी एयरलिफ्ट करके हमने एम्स ऋषिकेश भेज दिया है और अभी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जिसमें जो इंजर्ड हैं हु आर इन नीड ऑफ सीरियस हेल्प उनको हम एयरलिफ्ट करके भेज रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में कल एक निर्माणाधीन इमारत के जमीन में धंसने की घटना में 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 6 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कई मजदूर उधमपुर में सब्जी बाजार के पास कल्लार में निर्माण कार्य में लगे हुए थे, तभी वे भूस्खलन की चपेट में आ गए। सूत्रों ने बताया कि राहत कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया और 6 मजदूरों को घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के संयुक्त राहत दल ने कई घंटों की तलाश के बाद 2 मजदूरों के शव बरामद किए। मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में तेज से मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। एक रिपोर्ट। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तटीय उड़ीसा पर चक्रवात का दबाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। आज सुबह 6 बजे जलस्तर 205.25 मीटर दर्ज किया गया। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी।
महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के चलते राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई है। रायगढ़ जिले में 3 नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं और एक अन्य नदी चेतावनी स्तर पर बह रही है। जिला प्रशासन ने रायगढ़ जिले के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मुंबई में भारी बारिश और ट्रैक स्तर से ऊपर पानी के कारण सुरक्षा उपायों के तहत अंबरनाथ बदलापुर खंड के बीच उपनगरीय ट्रेन सेवा बंद है। मुंबई पुणे मार्ग से चलने वाली कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया है। ठाणे जिले में कुछ परिवारों और वृद्धाश्रमों के वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को देश के शेष भागों से जोड़ने वाला 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल रात से लगातार हो रही बारिश और रामबन के बाहरी इलाके कैफेटेरिया मोड़ के पास कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद आज तड़के ये राजमार्ग बंद कर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। एशियाई विकास बैंक ADB ने आज चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% बनाए रखी है और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.7% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। बैंक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग की वजह से आर्थिक बहाली में मदद मिलती रहेगी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के नए संस्करण में बैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रहने, इसके महामारी के पूर्व स्तर पर पहुंचने, ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी होने की आशा है। एशियाई विकास बैंक ने एशिया में विकासशील देशों के लिए इस वर्ष 3.6% और 2024 में 3.4% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मार्च 2023 में समाप्त हुए 2022-23 वित्त वर्ष में 7.2% की वृद्धि हुई है। भारत ने कालासागर अनाज पहल को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन किया है और मौजूदा गतिरोध के शीघ्र हल होने की आशा व्यक्त की है। रूस ने हाल में घोषणा की थी कि वो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए उस समझौते के कार्यान्वयन को निरस्त कर रहा है जिसमें यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों तथा उर्वरकों के निर्यात की अनुमति दी गई थी। रूस की इस घोषणा के बाद ही भारत की प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन के अस्थायी रूप से अधिकृत क्षेत्रों में स्थिति विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत इस क्षेत्र की हाल की घटनाओं को लेकर चिंतित है जिसकी वजह से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद नहीं मिल पा रही है। India has supported the efforts of the UN Secretary General in continuing the Black Sea Grain Initiative and hopes for an early resolution to the present impasse. We have consistently advocated, Chair, that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. महिला क्रिकेट में आज ढाका में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 229 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 228 रन बनाए। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने अमरनाथ यात्रियों पर पथराव को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में किए गए भ्रामक दावों और आरोपों का खंडन किया है। अधिकारियों के अनुसार ये वीडियो समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने, वैमनस्य फैलाने और शांतिपूर्ण यात्रा में बाधा डालने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाया गया है। प्रशासन ने पुलिस को घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली करीब 105 प्राचीन कलाकृतियां अमेरिका से वापस आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि इससे भारतीय प्रसन्न होंगे और इसके लिए भारत अमेरिका का आभारी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। सरकार ने सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। बेंगलुरु में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 कट्टरपंथी युवक गिरफ्तार। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.4% बनाए रखा। भारत ने रूस द्वारा समाप्त किए गए प्रमुख काला सागर अनाज समझौते को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।